बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अदालत ने सानेहा मेहरान टाउन फैक्ट्री हादसे में नामजद तीनों मुल्जिमान की जमानत को मुस्तरद कर दिया है। मुल्जिमान ने फैसले के खिलाफ अदालत से फरार होने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। अदालत ने सानेहा मेहरान टाउन फैक्ट्री हादसे में नामजद तीनों मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद मुल्जिमान ने फैसले के खिलाफ अदालत से फरार होने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज जमाली। कोरंगी मेहरान टाउन फैक्ट्री सान्हा के 3 मुल्जिमान अदालत से पकड़े गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में सान्हा मेहरान टाउन फैक्ट्री केस के मुल्जिमान की हिफाजती दरख्वास्तों पर समाअत हुई। दौरान समाअत फैक्ट्री मालिकान के वकील ने दलाइल देते हुए बताया कि फैक्ट्री दुरुस्त हालत में किराए पर ली और वाकया शॉर्ट सर्किट से हुआ था। सरकारी वकील आमिर दस्ती ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान ने रिहायशी इलाके में फैक्ट्री कायम की, जिसमें आग लगने से कई लोगों की जानें चली गई। इसमें जो नागहानी मौत वाक़या हुई है, लोग इसमें जल गए और दूसरे लोग देखते रहे, मगर उनकी मदद को वो जा नहीं सके। एग्ज़िट नहीं था, कोई रजिस्टर्ड नहीं थी कंपनी। रिहायशी इलाके में एक ये कमर्शियल काम हो रहा है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। All the departments are liable. Who will be? कौन इसका जवाब दे होगा? दूसरी जानिब तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 ताहाल मफरूर हैं। ये गैर कानूनी थी, जिसमें 16 बंदे जल्द शिकार हो गए हैं। मज़ीद तफ्तीश करें। जिस रिश्तेदार से हमें को रिपोर्ट मिलती है, हमें अपने फना वालों को बताते हैं, अदालत को आगाह करते हैं। इसमें 5 बंदे मुल्ज़िमान जो का 6 बंदे मुल्ज़िम नामिनेट हैं, 3 मुल्ज़िम प्रेस बेल कराई है, 1 हमने अरेस्ट किया है। अभी 2 मुल्ज़िम और रहते हैं जिनकी हमें गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। उधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने दलाल सुनने के बाद मुल्जिमान की उबूरी जमानत को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद मुल्जिमान मकान मालिक तारिक फैसल, फैक्ट्री मालिक अली हसन और मैनेजर इमरान ने फरार होने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। गुज़िश्ता हफ्ते कोरंगी मेहरान टाउन आतिशज़दगी वाक़या में 17 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए थे। कैमरामैन एहसन और सैयद दानियाल के हमरा मुमताज जमाली, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध ने तमाम अजला के डोमिसाइल की जांच पड़ताल करने की हिदायत कर दी हैं। झूठे डोमिसाइल PCR बनाने में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया। मुराद अली शाह की ज़रिए सदारत काबीना इजलास जारी है। दौरान इजलास भी जारी होता है। डोमिसाइल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है। गुज़श्ता 3 बरस के डोमिसाइल की जांच पड़ताल 2 माह में करनी होगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वजारत साहली अमूर के मुशीर महमूद मौलवी ने कहा है कि जहाज़ को बंदरगाह पर रखा जाएगा। MMD जहाज़ को तकनीकी लिहाज से मौजू होने के बाद ही रवानगी की इजाज़त दी जाएगी। जहाज़ के मालिक को MMD को जहाज़ की महफूज हालत के बारे में मुतमईन करना होगा। मजीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं कि आज अल्लाह के फजल से ये जहाज़ जो है, जो कि इतने अरसे से यहाँ रुका हुआ था, ये मेन सी में आ चुका है और अब हम इसको जो है तहवील में लेके इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करेंगे कि ताकि इसके जितने इक्विपमेंट्स रिप्लेस होने हैं, जो जो इनके काम है वो करा के उसके बाद हम इसको सेलिंग की परमिशन देंगे। इस वक्त ये सेफ वाटर्स में आ चुका है, ठीक है ना, और अब हम इसको कराची पे जो है लंगर कराएंगे और वहाँ पे इसके जितने सेफ्टी के हैं ओनर्स इसके सेफ्टी के सारे इक्विपमेंट करा के MMD को चेक कराएगी और चेक कराने के बाद उसके बाद इसको जाने की परमिशन दी जाएगी। ओनर इसको मेंटेन भी करेगा और इसके जो मसाइल अभी बाकी हैं मेन सी में जाने के लिए, उसके ऊपर भी ओनर इसके ऊपर करके MMD को सेटिस्फाई करेगा एज़ पर IMO रूल्स। आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 29 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है। शरह 8.8% रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर कायद में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा हलाकतें ज़िला वस्ती में रिपोर्ट हुई, जहाँ 13 अफराद जाँ बहक हो गए।
कारोबारी औकात कार बढ़ाने से मुतालिक हुकूमत सिंध ताहाल खामोश है। ताजरों को यकीन दहानी के बावजूद फैसले पर नजर सानी नहीं की गई और ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सलाल वड़ाइच से। सलाल बताएगा क्या तफसीलात हैं। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना वबा की चौथी लहर के ख़तरे के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने कारोबारी नई SOPs जारी की थी, जिसमें कराची और हैदराबाद के अलावा सिंध के तमाम शहरों को जो है हफ्ते में सिर्फ एक रोज़ कारोबार बंद करने की इजाज़त और कारोबारी औकात कार भी बढ़ाकर 10 बजे तक कर दिए गए थे। लेकिन कराची और हैदराबाद के ताजरों के साथ इस फैसले के बाद जो उनमें काफ़ी गम गुस्सा पाया गया था। गुज़िश्ता हफ्ते कराची के ताजिर बरादरी की जानिब से भूख हड़ताल की गई और एहतजाज किया गया कि सिंध हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी करे, लेकिन उसके बाद सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की यकीन दहानी के बाद ताजिरों का एहतजाज तो ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन ताहाल जो है सिंध हुकूमत की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ इस हवाले से, कारोबारी औकात कार बढ़ाने के हवाले से और हफ्ते में एक रोज़ छुट्टी के हवाले से। ताजिरों से भी हमारी यही बात हुई, उनका यही कहना है कि ट्रैफिक पुलिस का मोटरसाइकिल चलाने वाले कम उम्र लड़कों के खिलाफ एक्शन किया जा रहा है। आपको बताएं कि एक्शन आवारी होटल के मुतादिद कम उम्र ड्राइवर्स की मोटरसाइकिल तहवील में ले ली गई हैं। बताया जा रहा है कि वालिदैन को भी बुलाया जाएगा। वालिदैन को 1000 का चालान भी दिया जाएगा। तफसीलात समर अब्बास से। समर बताएगा क्या तफसीलात हैं। समर अब्बास से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस का मोटरसाइकिल चलाने वाले कम उम्र लड़कों के खिलाफ एक्शन किया गया है। एक्शन आवारी होटल के करीब किया गया। मुतादिद कम उम्र ड्राइवर्स की मोटरसाइकिल तहवील में ले ली गई और ख़बर यह है कि वालिदैन को बुलाया जाएगा, जिनसे 1000 का चालान भरने का कहा जाएगा, जिसके बाद उनकी औलाद और उनकी बाइक को छोड़ा जाएगा। अपडेट करें आपको ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के हवाले से। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन जारी है। एक्शन आवारी होटल के करीब किया गया। मुतादिद कम उम्र ड्राइवर्स की मोटरसाइकिल तहवील में ले ली गई है, जबकि उनके वालिदैन को बुलाया जाएगा। उनको 1000 का चालान पे करना पड़ेगा, जिसके बाद उनको छोड़ा जाएगा और उनकी जो सवारी है उसको भी उनके हवाले किया जाएगा। दूसरी जानिब शहर कायद में थानेदारों की तैनाती। एडिशनल IG इमरान याकूब मिन्हास की सरबराही में होने वाले सिलेक्शन बोर्ड में 22 में से सिर्फ 5 अफसरान कामयाब हुए। SHO लगने के लिए एडिशनल IG इमरान याकूब मिन्हास की सरबराही में कायम सिलेक्शन बोर्ड में DIG ईस्ट, वेस्ट, साउथ और DIG CIA भी शामिल थे। इंटरव्यू में 22 अफसरान शामिल हुए, जिनमें से सिर्फ 5 उम्मीदवार पास होने में कामयाब हुए। ज़िले इंतज़ामिया मलीर ने कब्ज़ा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर मलीर की सरबराही में इजलास में सरकारी ज़मीनों पर रिहायशी स्कीम्स बनाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। सरकारी ज़मीनों पर बनाई गई गैर कानूनी सोसाइटीज़ और गोठों के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों को कब्जा करके बनाई गई रिहायशी स्कीम्स में प्लॉट या घर ना खरीदने की हिदायत कर दी। पर शहर में कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से बात की जाए तो केसेस की शरह में नुमाया कमी आई है। महकमा सेहत सिंध ने अस्पतालों को मामूल के ऑपरेशन दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी है। इससे कबल अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन किए जा रहे थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं किफ़ायत अली शाह से। किफ़ायत बताएगा क्या तफसीलात हैं। ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है। जी देखें, जो गुज़श्ता महीना गुजरा है इसमें सबसे ज़्यादा अमवात कोरोना की हुई हैं। 903 अमवात रिपोर्ट हुई थी, लेकिन सितंबर के महीने में जो है वो अमवात की वाज़ेह कमी हुई है और ये जो शरह है वो आज भी 8.8% जो केसेस की सामने जो है वो आई है। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो 5 अमवात हुई थी, आज जो है वो 29 अमवात हुई हैं। कोरोना में वाज़ेह कमी होने के बाद जो है वो जो इलेक्टिव ऑपरेशंस हैं उसको दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है। सेक्रेटरी सेहत ने ये ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इससे पहले मैं आपको वाज़ेह करूं कि जो कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ था तो ये तमाम जो इलेक्टिव सर्जरीज थी ये बंद कर दिए गए थे और सिर्फ इमरजेंसी में ऑपरेशन किए जा रहे थे। लेकिन अब चूंकि कोरोना के केसेस में भी कमी आई है, अमवात में भी कमी वाक़ई हुई है, तो इसके बाद जो है वो दोबारा से जो आम ऑपरेशन थे, इलेक्टिव ऑपरेशन थे, वो करने की इजाज़त दे दी गई है। सेक्रेटरी सेहत ने जो है वो अहकाम भी जारी कर दिए हैं। इलेक्टिव ऑपरेशंस के हवाले से भी अहकाम जारी हो चुके हैं। अब इलेक्टिव ऑपरेशंस भी हो सकेंगे। किफ़ायत अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
اور اب بات کرتے ہیں شہر قائد کے موسم کی۔ یہاں کبھی بارش تو کبھی چلچلاتی دھوپ کے ڈیرے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مانسون کے تیسرے اسپیل کی پیش گوئی کر دی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ربیہ خان سے۔ چلتے انداز صبح کے اوقات میں موسم خوشگوار، مختلف علاقوں میں ہوئی برسات، مگر دوپہر ہوتے ہی چلچلاتی دھوپ سے موسم ہوا گرم اور درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ چیف میٹرولوجسٹ نے بدھ کی رات سے شہر میں مونسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ دیکھیں آج صبح جو بارش ہوئی ہے یہ لوکل ڈیولپمنٹ سے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ پھر کراچی کی طرف وہ بادل آئے اور ہلکی بارش یہاں پر بھی ہو گئی۔ کراچی میں پھر کل رات سے امکان ہے۔ اصل اسپیل جو ہے وہ 9 سے لے کے 11 کے درمیان ہے اور اس میں کسی جگہ پر ماڈریٹ اور کسی جگہ پر تیز بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے بعد ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بھی نیا مونسون الرٹ جاری کر دیا، جس کے تحت بلدیاتی اداروں کو 7 سے 11 ستمبر تک الرٹ رہنے اور نکاسی آب کے تمام تر انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیمرامین شاہزیب رضا کے ساتھ ربیہ خان، سٹی 21۔ دوسری جانب سندھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے نیا مانسون الرٹ جاری کر دیا ہے۔ بلدیاتی اداروں کو 7 سے 11 ستمبر تک الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ پی ڈی ایم اے کے جاری کردہ مراسلے کے مطابق آج رات سے سندھ جبکہ کراچی میں کل رات سے مانسون کے تیسرے اسپیل کا آغاز ہوگا۔ کنٹونمنٹ وارڈ 2 میں بلدیاتی انتخابات کی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اس وارڈ کے مقیم ملیر ندی کی بار بار تغانی سے پیدا ہونے والے سیوریج مسائل سے پریشان ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں رضوان احمد۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں ووٹرز کی دہائیاں اور امیدواروں کی تسلیاں جاری ہیں۔ کورنگی کریک کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ 2 کے مکین ملیر ندی پر بند باندھنے کی امید کامیاب ہونے والے امیدواروں سے لگائے بیٹھے ہیں۔ یہاں پانی کے مسائل اور گٹر کے مسائل، اور یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے کسی نے کہا کہ ندی کا مسئلہ، ندی میں لو ٹائیڈ اور ہائی ٹائیڈ ہوتا ہے۔ لو ٹائیڈ ہوتا ہے تو ہمارا بٹائی کا جو فلو ہے پانی کا، کچرے کا، وہ سارا وہ سمندر میں چلا جاتا ہے۔ جب ہائی ٹائیڈ ہوتا ہے تو وہ فلو مارتا ہے ہمارے بٹائی کالونی کے گٹر لائنوں کو بلاک کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقے میں گندگی ذرا زیادہ نظر آتی ہے۔ علاقے کے عوام نکاسی آب کے مسائل کے ساتھ فراہمی آب کے بحران کو اہم مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ مسئلہ یہاں سیوریج کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی ابھی بارش کا ہوا ہے، دوسرا تیسرا دن ہے، پانی کا سیوریج کا وہی مسئلہ ہے۔ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پانی تقریباً 20 سے 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ لائنوں میں آتا ہے۔ 2 گھنٹے اگر وہ آتا ہے تو مختلف ٹینکوں میں جاتا ہے، جس سے علاقہ مکینوں کو صرف 20 سے 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ ملتا ہے۔ نواز لیگ کے امیدوار شوکت خان سواتی کہتے ہیں کہ وہ کونسلر کے انتخابات میں حصہ لینے سے قبل ہی دوستوں کی مدد سے مسائل حل کرتے رہے ہیں۔ یہاں پہ جو پانی کے مسائل ہے، گٹر لائن کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ سیوریج کا بہت بڑا پرابلم چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے ہمیں چاہا اور ہمیں منتخب کیا تو یہ مسائل انشاءاللہ دور کروائیں گے۔ بھٹائی کالونی میں مسائل بڑھنے کی وجہ غیر قانونی تعمیرات بھی بتائی جاتی ہیں، جس کے باعث سہولیات کی فراہمی میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔ کیمرامین عبدالقیوم کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ نالوں سے تجاوزات ختم کرنے کا مشن آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اورنگی نالے پر 4 مقامات اور گجر نالے پر 6 مقامات پر تجاوزات گرانے کا عمل جاری ہے۔ محکمہ انسداد تجاوزات کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کا کہنا ہے کہ گجر نالہ اور رنگی نالے پر اب تک تجاوزات کے خلاف 58% کام مکمل ہو چکا۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کی مکمل رپورٹ تیار کر لی ہے، جو سپریم کورٹ میں جمع کروائی جائے گی۔ شہر میں بارش کے بعد مختلف علاقوں میں سیوریج کا ناقص انتظامات نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ گلیوں میں ابلتے گٹر لوگوں کے صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں سمین نواز۔ جگہ جگہ بہتا سیوریج کا پانی گندگی اور بیماری پھیلانے لگا۔ جہاں شہر کے کئی مقامات میں برساتی پانی کی نکاسی تاحال مکمل نہ ہو سکی، وہیں ابلتے گٹر نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ متعدد مرتبہ شکایات کے باوجود انتظامیہ خواب غفلت سے نہ جاگ سکی۔ 4-5 دن ہو گئے جب سے بارش ہوئی، جب سے یہی صورت حال ہے یہاں پہ۔ حالانکہ کمپلین بھی کری تھی لیکن گاڑی آئی، گاڑی دیکھ کے واپس چلی گئی۔ یہ مسلسل پانی بہہ رہا ہے۔ معین آباد، بوستان رضا اور گلستان کریم کی گلیوں میں سیوریج کا بہتا پانی روکنے والا کوئی نہیں۔ علاقے میں پیدل چلنے والوں کا گزرنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ یہاں پورا یہ روڈ ایسا ہے کہ کوئی موٹر سائیکل بھی یہاں سے نہیں گزر سکتی ہے، نمازی تو دور کی بات ہے۔ سب سسٹم دھرم برم کیا ہوا ہے انہوں نے، کوئی سسٹم پہ یہ لوگ ہاتھ نہیں مار رہے ہیں، کچھ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس روڈ کے اوپر گھر کے اندر بائک لے کے جائیں، سارا کیچڑ کا پانی جا رہا ہے۔
कोई सुनने वाला नहीं है। शहर में बारिशों के बाद सड़कों पर जमा पानी अभी खुश्क भी ना हुआ था कि सीवरेज के निजाम ने गलियों को जौहड़ में बदल दिया। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। शहर के दीगर इलाकों की तरह नियाबाद में भी गटर के ढक्कन गायब हैं, जिसके बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से कई मरतबा अपील की, लेकिन ताहाल कोई इकदाम नहीं किए गए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं राना मालही अपनी इस रिपोर्ट में। शहर के कई इलाकों की तरह नयाबाद के इलाके में जहां जहां नजर दौड़ाएंगे खुले हुए मेन होल्स ही नजर आएंगे। नयाबाद में गटर के ढक्कन न होने की वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कई माह गुजर गए लेकिन गटर के ढक्कन नहीं लगे, जबकि 2 बच्चे भी गटर में गिरकर हादसात का शिकार हुए हैं। 2 तो हादसा हो गए हैं भाई, 2 हादसा हो गए हैं। यहाँ पे 2 लड़कियां गिर गई है भाई। ये कितने 6 महीने से ये गटरें खुली हुई है। बच्चे हमारा खुद का गिर गई है, बच्ची गटर में इतनी अच्छा कि मदरसे से आ रही तो गिरी है, तो उसको अल्लाह ने बचाया कि लड़कों ने फिर निकाल के ले गए। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बारिश होने से पहले गटर के ढक्कन लगाए जाएं ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन साजिद अली के हमरा, राना माली, सिटी 21। दूसरी जानिब अख्तर कॉलोनी में 1 माह से रोड पर खड़े सीवरेज के पानी ने इलाका मकीनों का जीना मुश्किल कर दिया है। दुकानदारों का कारोबार भी शदीद मुतासर हुआ। देखते हैं राना मालही की ये रिपोर्ट। टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह सीवरेज का काला पानी, ये मनाजिर हैं अख्तर कॉलोनी के। 1 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया लेकिन सीवरेज का पानी नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से इलाका मकीनों का जीना दुश्वार हो गया है। हमें यहाँ पे रहने में बहुत दिक्कत हो रही है, हद से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये मस्जिद है सामने, तो यहाँ पे आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। जो सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल में, उनको हद से ज़्यादा दिक्कत होती है। सड़क पर जमा सीवरेज के पानी की वजह से दुकानदारों का कारोबार भी शदीद मुतासर हो रहा है। नमाजी भाइयों को बहुत परेशानी होती है, नमाज के कपड़े उनके खराब होते हैं। दूसरा, हमारे कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है। ये हमारी गुजारिश है जल्द से जल्द इस चीज़ को साफ करवाया जाए ताकि कारोबारी लोग यहाँ तंग ना हो। हम परेशान हैं हजूर, क्या हमारा मसला हल किया जाए। हमारी दुकानों के आगे पानी खड़ा हुआ है गटर का। सड़क पर खुले मेन होल भी इलाके में हादसात का सबब बन रहे हैं। इंतजामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द मसाइल हल करवा के इलाका मकीनों को आसानी फराहम की जाए। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के हमरा, राना माली, सिटी 21। शहर कायद में शहरी बेबस और बेयारो मददगार हो चुके हैं। बिजली के बाद गैस की बंदिश ने शहरियों को परेशान कर दिया। गैस ना होने के सबब शहरी होटल से खाना खरीदने पर मजबूर हो चुके। तफसीलात कराची की रिपोर्ट देखिए, बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। मौसम गर्मा में गैस की शदीद किल्लत ने शहरियों को हैरान और परेशानी में मुब्तला कर दिया है। नॉर्थ नाबाद ब्लॉक एल और मलीर अनवर इब्राहिम सोसाइटी समेत शहर के मुख्तलिफ और मज़ाफ़ाती इलाकों में अचानक गैस का चला जाना मामूल बन गया। गैस से हर चीज़ है, गीज़र की, अगर गर्म पानी चाहिए तो इन सब का बहुत ज़्यादा मसला है और उसी से हमारे अखराजात भी बहुत बढ़ गए, क्योंकि बाहर का खाना, बाहर की चीज़ें, हर चीज़ बाहर से मंगवानी पड़ती है, वो रोटी हो या वो सालन हो या वो, तो ये मसला बहुत संगीन हो गया। शहरी कहते हैं कि SAGC हुकाम गैस की बंदिश से आगाह करते हैं और ना ही निज़ाम को दुरुस्त बनाते हैं। गैस गायब होने से मजबूरन होटल से खाना मंगाना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि लोड शेडिंग नहीं करें, लेकिन टाइम बता दें आप कि भाई ये इलाका है, ये एल ब्लॉक का है, ये एन ब्लॉक है, इसमें इतनी देर के लिए या 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए गैस नहीं होगी। आप पहले से इंतजाम कर लें। कराची के शहरी पहले ही मुख्तलिफ मसाइल से नंबर आजमा है, तो वहीं गैस की किल्लत भी उनके लिए इम्तिहान बन गई है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। फिर आपको बताएं कि तामीराती सनत से मुंसलिक अशिया की कीमतों में इजाफे से सनत को मुतासर हो रहा है। सीमेंट, सरिये और लकड़ी की तरह घरों और इमारतों को रंगने वाले पेंट भी महंगे हो चुके। देखिए हबीब खान की रिपोर्ट। घर बनाना दुश्वार तो उसे रंगना भी शहरियों के लिए आसान नहीं रहा। तामीराती सनत से मुंसलिक अशिया, सीमेंट, सरिया और लकड़ी की तरह घर की तज़ीन और आराइश के लिए इस्तेमाल होने वाले पेंट भी महंगे हो गए। शहरियों का कहना है घर खरीदना तो ख्वाब ही बन गया, अब तो एक कमरा रंग करना भी मुश्किल हो गया है। अभी तो नॉर्मली जो आम तबका है, मिडिल क्लास तबका, वो तो कलर करवा ही नहीं सकता। कलर इतने महंगे हो चुके हैं। उसके अलावा जो भी घर में रेवेन्यू का काम हो रहा है, रिपेयरिंग का, वो तकरीबन नामुमकिन चीज़ है। तो महंगाई तो बढ़ी है, उसकी वजह से बहुत से ऐसे मतलब काम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। पहले रंग रोगन हम मतलब मिसाल के तौर पर 5,000 में होता था, वो भी वही रोगन जो है ना वो 7,000 में, 8,000 में, इस तरह के बाबत जो है ना वो हो गया। पोरा पीर मार्केट में पेंट के होलसेल दुकानदार जैन अरशद का कहना है कंपनियों की जानिब से बार बार इजाफे के बाइस रंगों की कीमतें बढ़ रही हैं। जो प्राइस लिस्ट है विदाउट नोटिफिकेशन हमें कंपनी रिवाइव कर देती है। इस साल हमने 7 से 8 मरतबा ऐसी चीज़ देखी जो रिवाइव हो गई हमें बताए बगैर, और उससे 20 से 30% हर प्रोडक्ट पे जो इंक्रीज़ आया,
اب دیکھیں کسٹمر کی اتنی پروپینسٹی ٹو پے نہیں ہے, وہ اتنی ولنگنیس نہیں رکھتا وہ پے کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے ہمیں بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے. آپ مارکیٹ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں, جس طرح کی ورس کنڈیشن ہو گئی ہے, کسٹمر دیکھنے کو بھی نہیں ملتا. مارکیٹ میں برانڈڈ کلر کی چھوٹی بالٹی 300 روپے مہنگی ہو کر 2000 روپے تک پہنچ گئی ہے, جبکہ بڑی بالٹی 800 روپے تک اضافے کے بعد 12500 روپے تک کی ہو گئی ہے. کیمرامین عمران ابراہیم کے ساتھ حبیب خان, سٹی 21. ڈالر کی اونچی اڑان سلسلہ جاری ہے. ایک دن میں انٹر بینک میں ڈالر 40 پیسے مہنگا ہو چکا. انٹر بینک میں ڈالر ایک سال کی بلند سطح 167 روپے 63 پیسے پر جا پہنچا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 80 پیسے مہنگا ہوا اور 167 روپے 70 پیسے پر پہنچ چکا ہے. یورو اور برطانوی پاؤنڈ ایک روپیہ مہنگا ہو چکے اور اماراتی درہم 50 پیسے اور سعودی ریال 20 پیسے مہنگا ہوا. جیکب لائن کا 85 سالہ بزرگ 39 سال سے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے. 220 گز کے بدلے صرف 8 گز زمین کا سن کر عدالت بھی حیران ہو گئی. جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس محمد فیصل کمال عالم نے ان پر مشتمل بینچ کے روبرو 220 گز زمین کے بدلے صرف 8 گز زمین دینے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی. درخواست گزار گلزار حسین نے کہا کہ 1982 میں میرا گھر لائنز ایریا سیٹلمنٹ پروجیکٹ کی نظر ہو گیا. لیاری گراؤنڈ میں سپورٹس فار لائف کی جانب سے باکسنگ کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. ایک جانب کھلاڑی جہاں مقابلوں کے لیے پرجوش ہیں, وہیں ناقص انتظامات اور حکومتی عدم توجہی پر مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. ہمارے نمائندے محمد کامران ایسے ہی باکسر سے ملوا رہے ہیں. کامران, بتائیے گا. بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں لیاری ککری گراؤنڈ میں, جہاں پہ باکسنگ کے مقابلے منعقد کیے گئے ہیں. لائف فار اسپورٹس ایک ادارہ ہے جن کے جانب سے یہاں پہ باکسنگ کا یہاں پہ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ ایک باکسنگ یہاں پہ لڑنے والی وہ موجود ہیں کھلاڑی, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ان انتظامات کے حوالے سے کیا کہیں گے. آپ کا کیا وہ ہے خواہش ہے کہ آپ کو کس طرح کے یہاں پہ انتظامات ہونے چاہیے تھے جو نہیں ہیں, اور کیا انتظامات کیے جانے چاہیے, اس حوالے سے بتائیں. ہمارے پاس جو انتظامات ہیں وہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر باکسنگ کے لیے انہوں نے ایک کپڑا ٹائپ بچھایا ہوا ہے اور اس کے نیچے ہی انہوں نے کچھ پتہ نہیں پتلا سے کچھ رکھا ہوا ہے, پر باکسنگ اصل میں اس پہ ہوتی نہیں ہے. باکسنگ کے لیے فارم چاہیے ہوتا ہے, بڑا مہنگا ہوتا ہے, اور فیڈریشن کے پاس تو عام آدمی تو نہیں خرید سکتے, ظاہر سی بات. اوپر سے اسپیشلی لیاری کے لوگ وہ تو ویسے ہی پاورٹی لائن کے ویسے ہی نیچے ہیں. اب فیڈریشن ہی کچھ کرے, پر فیڈریشن کو بھی فنڈ نہیں ملتا ہے. فنڈ اوپر سے آتے آتے اتنا ختم ہو جاتا ہے کہ فنڈ بچتا ہی نہیں ہے آگے. اس کے بعد ان سے کوئی بات کرو تو کہتے ہیں کہ فنڈ ہے ہی نہیں ہمارے پاس فنڈ, اور مین باکسنگ میں اتنا خرچ ہوتا ہے کہ وومن کے لیے بچتا ہی نہیں ہے. یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور جو لڑکیاں جاتی ہیں باہر بھی جاتی ہیں تو وہ کھیل نہیں پاتی کیونکہ ٹریننگ ہے ہی نہیں, اتنی ٹریننگ ہے نہیں تو میڈل نہیں آئے گا. میڈل نہیں آئے گا تو پاکستان کی ریپرزنٹیشن اور وغیرہ کے باہر جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کہیں باہر لے کے جا بھی رہے ہو کھلاڑی کو تو ٹریننگ تو پہلے کراؤ کہ جیتنے کا اس کا کچھ چانس ہو. ٹریننگ ہے نہیں, ٹریننگ یہی جو کوچ یہاں پر لوکل جو ہمارے نیشنل کوچز اور جتنے بھی ہیں جو پہلے انٹرنیشنل باکسنگ کر چکے ہیں وہی سکھاتے ہیں. اصل میں باہر ابھی جو انڈیا کا میڈل ایک جیتا ہے ایک لڑکے نے اولمپک کا, اس نے بھی تو میڈل جیتا. کیسے جیتا؟ اس کو جرمنی کا کوچ انہوں نے دلوایا تھا, انڈیا کا کوچ تھوڑی اس کو سکھا رہا تھا. جہاں جو گیم جہاں سے پیدا ہوتا ہے نا وہ والا کوچ ضروری ہوتا ہے اس گیم کی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, تاکہ اس گیم سے وہ جہاں سے گیم سٹارٹ ہوا ہے نا وہ ٹیکنیک زیادہ اچھی ہوتی ہے بجائے کہ یہاں پہ کوئی اور گیم کہیں اور سے سٹارٹ ہو. اب باکسنگ کیوبا سے زیادہ وہ ہے, کیوبا سے ہی زیادہ تر جتنے بھی تھرو آؤٹ ورلڈ جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنے بھی کنٹری ہیں جو اپنے لڑکے لڑکیوں کو بھیجتے ہیں باکسنگ کھیلنے کے لیے, وہ پہلے کیوبا سے کوچ منگاتے ہیں, وہ ٹریننگ کراتے ہیں پھر بھیجتے ہیں. اپنے کوچوں سے تھوڑی کراتے ہیں ٹریننگ, وہ بلاتے ہیں انٹرنیشنل یا تو باکسر کو, بھلے کیوبا کا نہیں بلاؤ پر آپ انٹرنیشنل کوئی بلاؤ جو فیسیلیٹیٹ تو کرے ٹریننگ کے ساتھ, تبھی میڈل آئے گا نا. بغیر ٹریننگ کے تو میڈل نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, یہ بالکل باکسنگ کے کھلاڑی ہیں, ان کا یہی کہنا تھا کہ جو باکسنگ کے جو مکمل جو ان کے انتظامات ہونے چاہیے ان کے کھلاڑیوں کے سیفٹی کے لیے وہ یہاں پہ مکمل نہیں ہے. اور اس حوالے سے جو ایک پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہ اس حوالے سے باکسنگ کے جو کھیلوں کے جو ہے مقابلے انعقاد کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہمیں گورنمنٹ سطح میں کوئی انتظامات یا ان بچوں کے لیے, ان لڑکے لڑکیوں کے لیے کوئی سپورٹ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اسپانسر ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتی. اس جو گراؤنڈ ہے ککری گراؤنڈ باکسنگ کا, یہ جو رنگ بنا ہوا ہے اس کی بدترین صورتحال ہے. یہاں پہ لائٹنگ کے انتظامات نہیں ہے اور خاص طور پہ یہاں پہ ان کے بیٹھنے کے لیے پراپر یہاں پہ انتظامات نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد کامران, آپ نے اپڈیٹ کیا.
आगे बढ़ें, आपको बताएं कि DHA सोफा यूनिवर्सिटी में यौम दिफा की मुनासबत से शहीद फौजियों और जंगी हीरोज़ के साथ इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा और तालिबात समेत प्रोफेसर ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रही हैं समीन नवाज। DHA सोफा यूनिवर्सिटी में यौम दिफा की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब में 65 की जंग के शुहदा और जंगी हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के शुरका ने पाक फौज के शुहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अपनी पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। हर जगह ही आपको इस किस्म के जो जज्बात हैं वो मिलेंगे, क्योंकि आर्मी हो या सिविल सेटअप हो, चूँकि मेरा तल्लुक आर्मी एजुकेशन कोर्स से है तो उसमें मैं चूँकि इदारों में भी रहा हूँ, तो ये दिस इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि आया ये आर्मी के खाकी में पहने हुए हैं या कोई सिविलियन है, हर किसी में एक ही जज्बा है। 65 हो, 71 हो, कारगिल वार हो, हर जगह आपको एक ही जज्बात मिलेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आर्मी इज़ कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवर मदरलैंड इंशाल्लाह ताला एंड अलॉन्ग विद ऑल सिविल सेटअप। तकरीब में तलबा की जानिब से मिल्ली नगमात और तकरीर के जरिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रिरीन ने अपनी तकरीर में आज़ादी के लिए कश्मीरियों की लासवाल कुर्बानियों पर उनके हिम्मत और हौसले की दाद दी। 65 की वॉर में अगर हम देखा जाए तो जज्बा ही हमारा था, क्योंकि हम दुश्मन से उसमें तादाद में कम थे, तो जज्बे की बिना पर ही हम जंग को जीते थे और ऐसी ही जीती जाती है जंग। शुरका का कहना था कि हमारी अफवाज हम वक्त चौकस और चौकन्ना है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही है। 1965 की जंग के शोहदा को हम सब सलाम पेश करते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मिली नगमे किसने गाए और पहला अक़लियती गुलकार कौन था? इस जैसी ढेरों मालूमात पर मबनी किताब ये नगमे पाकिस्तान के शाया हो चुकी है। अपनी नौयत की इस पहली और मुनफरिद किताब पर रिपोर्ट कर रहे हैं वाजिद रजा। दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्ली नगमे पाकिस्तान में बनाए गए हैं, जिनकी तादाद 5000 के करीब है। इनमें से 3000 नगमों को जमा करके किताबी शक्ल में शाया करने का एजाज अबसार अहमद को हासिल हो गया है। अबसार अहमद को कौमी नगमात का सर्च इंजन और मिल्ली नगमों का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। उनकी पहली किताब ये नगमे पाकिस्तान के शाया हो गई है। इस किताब में 1947 से लेकर मार्च 2021 तक के नेशनल सॉन्ग्स शामिल किए गए हैं। तकरीबन 200 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब में महज उर्दू ही नहीं बल्कि बंगाली और कई ज़बानों के नगमे भी लिखे गए हैं। अबसार अहमद के पास मिल्ली नगमों का ऑडियो की शक्ल में जो रिकॉर्ड है वो रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन के पास भी मौजूद नहीं है। अबसार अहमद ने बताया कि इन्हें बचपन से ही मिल्ली नगमा सुनने और उन्हें जमा करने का शौक था। इस काम के लिए उन्हें कई बापड़ बेलने पड़े। मुझे बचपन से शौक था, मार्केट में जितनी भी दस्तियाब कैसेट्स थी वो सारी मैंने जो है खरीद ली। इसके अलावा रेडियो और टेलीविजन पर जब कौमी त्यौहार होते थे उसके आगे मैं उससे आगे हटता नहीं था कि जो भी नगमा आ रहा है मेरे पास महफूज हो जाना चाहिए। इस तरह पाकिस्तानी कौमी नगमात का एक मुकम्मल डाटा जो है, जो पाकिस्तान के पास किसी इदारे में महफूज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आर्काइव का हिस्सा है। जो हमारे बंगाली पाकिस्तानी कौमी नगमात थे उनका मिलना तो महाल है, अल्लाह ताला ने मुझे वो भी दिलवा दी है। इसके अलावा बलूची, बरहावी, सिंधी, पंजाबी, उन सब की जो मालूमात हैं, उनके बोल हैं, इस किताब में दर्ज हैं। इस किताब में मिल्ली नगमात के बारे में ढेरों मालूमात पेश की गई हैं और इसके अलावा कई और नई इन्फॉर्मेशन आपको इस किताब में मिलेंगी। कौमी नगमात को जमा करना जो किसी इदारे का काम था, वो काम अबसार अहमद तने तना अंजाम दे चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इस काम को महफूज करने के लिए अबसार अहमद का साथ दे, ताकि पाकिस्तान का ये सरमाया आइंदा आने वाले नस्लों के काम आ सके। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ वाजिद रज़वानी, सिटी 21। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 21।